स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंड टॉपिक हमारा रिलेटेड टू है कि आज जो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम्स। टुडे टॉपिक इज इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं कि इसका एक्चुअली में यूज क्या है। सो व्हेन यू बाय, कि जब भी आप अपना एक कंप्यूटर खरीदते हैं, गॉट इट। तो ये जब भी आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये आपका यहाँ पर आता है हार्डवेयर। सबसे पहली लेयर आती है हार्डवेयर की। और हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम्स में यूज होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। यानी कि हर कंप्यूटर्स के अंदर बायोस होता है। जो भी आपका लाइक का आपका मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, वट एवर आप कुछ भी चीजें लगाते हैं, वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है बायोस। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, लाइक का MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वट एवर, कुछ भी XYZ काम करना है, सो उस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं एप्लीकेशंस पे, जिनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। यानी कि जावा, PHP, वट एवर XYZ आप कुछ भी काम करते हो। अब हार्डवेयर और वेब एप्लीकेशंस के बीच की जो लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, वो हमारी होती है OS की। तो जो भी हमारी मिडिल लेयर होती है वो हमारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं सर्वर OS। दूसरे नंबर पे आते हैं क्लाइंट OS। एंड तीसरे पे आते हैं हाइब्रिड हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हाइब्रिड OS वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो सर्वर और क्लाइंट दोनों की तरह काम करते हैं। अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो सर्वर ऑपरेटिंग्स, या अगर हम यहाँ पर इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाता कौन कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, उबंटू, सेंटोस। तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके OS अवेलेबल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले जो सिस्टम पे ब्लैक कलर की स्क्रीन आती थी उसको हम बोलते थे डॉस। कि पहले हमारा डॉस चलता था, आज के टाइम पे क्या चलता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। अब सर्वर OS की बात करते हैं। तो सर्वर OS में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हैं आपके लाइनेक्स, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का। या तो आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स यूज करिए। माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो कौन से हैं? वो है आपका लाइक का माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012, 2016, 2019, 2025। तो काफी सारे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम था। आपने विंडोज 11 सुनी होगी, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे सर्वर ओएसिस हैं। अगर हम लिनक्स की बात करें तो सर्वर्स के लिनक्स भी हैं, लाइक का RHEL, रेड हैट लिनक्स इज अवेलेबल। या दूसरी बात करता हूँ, उबंटू इज अवेलेबल, लाइक CentOS, Amazon लिनक्स। तो मल्टीपल मल्टीपल क्या है हमारे पास, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं। अगर हम बात करते हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, अगर हम क्लाइंट ओएस की बात करते हैं तो हमारे पास क्लाइंट ओएस में वी कैन यूज द लिनक्स। लिनक्स भी हमारे क्लाइंट ओएस में आता है। और इसके अलावा अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10 और विंडोज 11। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे कौन से हैं? आपके जो हमारे क्लाइंट ओएस है। लेकिन हाइब्रिड ओएस की बात करते हैं तो हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर सिर्फ गाइस आपका एक ही आता है, लाइनेक्स। तो देखिए, लाइनेक्स को मैंने सर्वर में भी मेंशन करा हुआ है, लाइनेक्स को मैंने क्लाइंट पे भी। तो लाइनेक्स क्या है, एक हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दोनों तरीके से काम करता है। अब
कि सर इन ये तो ठीक है चलिए, तो नाउ कि सबसे पहले स्टेप्स आता है आपके पास इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी आप यहाँ पे कोई भी काम करेंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन आएगा कि बाय द कंप्यूटर इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर और किस लोकेशन पे कर रहे हैं। तो आपके रिज्यूम्स में अगर ये वाला पैरामीटर्स नहीं है, नाउ योर रिज्यूम इज नॉट शॉर्टलिस्टेड। आपको अगर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन नहीं आती है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं आती है, आपको एंटीवायरस इंस्टॉलेशन नहीं आती है, तो आप चाहे साइबर सिक्योरिटी के कैंडिडेट हो या किसी भी चीज के कैंडिडेट हो, आप रिजेक्टेड हो। क्योंकि जब आप अपने लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं कर सकते हो तो कंपनीज में जाके कहाँ काम करोगे? पहले तो अपने लैपटॉप की बात कर लेते हैं ना, दूसरे की तो हम बाद में करते हैं। तो क्या दिस इज द पहला। अब कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में बनता है इंफ्रा। तो कंपनी में जो 99.99% जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है वो होता है क्लाइंट एंड सर्वर से, क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा। तो हमारे पास एक क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा होता है और दूसरा होता है वर्क ग्रुप। जो सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? वर्क ग्रुप या पेयर टू पेयर भी हम बोलते हैं। तो क्लाइंट एंड सर्वर वर्क ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्क ग्रुप। So by default, all operating systems work in work group. By default, all operating systems work in work group. तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सभी के सभी बाय डिफॉल्ट जो आपके काम करते हैं वो किस में करते हैं? वर्क ग्रुप में। अब वर्क ग्रुप का मतलब क्या है कि वर्क ग्रुप में कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका एक ही रूल है कि इट्स वर्क इंडिविजुअली। यानी कि ये कंप्यूटर्स किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में सर्वर हैं, अपने आप में क्लाइंट्स हैं। इनके ऊपर किसी टाइप की कोई ट्रैकिंग सिस्टम्स नहीं है, यानी कि किसी सर्वर के यानी किसी भी अदर मशीन के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। सो लाइक अगर मैं अपने सिस्टम्स की बात करता हूँ, तो लाइक कि अगर आपको ये चेक करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एंड दिस पीसी पे राइट क्लिक करा एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज। सो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपके सिस्टम्स की कौन से उसमें। सो नाउ क्लिक ऑन डोमेन और वर्क ग्रुप। से यहाँ पे देखिए मेरा जो सिस्टम्स है वो ग्रुप में है। सो अगर यहाँ पर वर्क ग्रुप लिखा आ रहा है दैट मीन्स कि ये सिस्टम इंडिविजुअली काम कर रहा है और ये किसी अदर की मॉनिटरिंग में नहीं है, किसी सर्वर के अंडर में काम नहीं कर रहा है। तो वर्क ग्रुप कनेक्टेड कंप्यूटर से जब भी आप कभी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम करेंगे तो वो जो आपका सिस्टम है यानी कि जो आपका सिस्टम है वो किस पे काम करेगा? वर्क ग्रुप है। सो वर्क ग्रुप का मतलब है कि क्लाइंट ओएस जितने भी क्लाइंट ओएसिस हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट आपके वर्क ग्रुप के अंदर ही काम करते हैं। इवन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हमारे बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप के अंदर ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं लगेगा कि दोनों के दोनों सिस्टम्स क्या है। कि लाइक अगर मैं आपको सर्वर ओएस की बात करता हूँ, सो लाइक कि मैंने यहाँ पे एक 2019 सर्वर क्रिएट करा हुआ है, 2016 सर्वर भी क्रिएट करा हुआ है। आई एम जस्ट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। नाउ तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये सिर्फ आपका है, कि बट सर्वर पे क्या है, सर्वर की सर्विसेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन टर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो लाइक सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। आप चाहे क्लाइंट ओएस पे काम करें, लाइक क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी ये सिस्टम्स क्या है? वर्क ग्रुप में। यानी कि जिस जो काम आप विंडोज 11 10 पे करते हो वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। गॉट इट? सो सिंपल सा है कि सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा पैरामीटर्स है, ये पूरा पैरामीटर जो हमारा चल रहा है, ये हमारा चल रहा है इस प्रोसेस में वर्क ग्रुप। सो वर्क ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है कि इट्स नॉट। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर कंपनी में आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको वहां पर मिलेगा ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना पड़ेगा। सो कोई बताएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या कनेक्टिविटी करते हैं, आप सभी लोग लैपटॉप यूज करते हैं।
सभी लोग बीटेक बीसीए स्टूडेंट्स हैं। तो हर किसी ने ये सारी चीजें पढ़ भी रखी होंगी। आपके सिस्टम्स के फीचर्स मैं अभी बता रहा हूँ, कोई नए फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो कोई बताएगा? एनीवन? तो क्या देखिए, क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, द ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। हम कंपनीज में इस टाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि मेरे पास सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे पास 1 एंड 2 3 एंड 4, एक लोकेशन हमने बनाई है जिसको वी कैन कॉल द DMZ, डीमोटरलाइज जोन। गॉट इट? डीएमजेड यानी कि डीएमजेड जो भी हमारा जोन होगा, यहां पर क्या होंगे, कनेक्ट वर्किंग दिस नेटवर्क ओनली फॉर सर्वर, दिस नेटवर्क ओनली फॉर सर्वर। यहां पर सिर्फ क्या होंगे, सर्वर्स होंगे, जिसको हम डीएमजेड बोलते हैं, डीमोटरलाइज जोन। अब सर्वर्स क्या होंगे? तो कंपनीज क्या करती है, मल्टीपल सर्वर्स लगाती है। कंपनीज ने यहां पर अपने मल्टीपल सर्वर्स लगाए हुए हैं। अब इन मल्टीपल सर्वर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला सर्वर्स उन्होंने लगाया है लाइक डीएनएस। दूसरे नंबर पे उन्होंने एक सर्वर लगा दिया लाइक एडीडीएस। तीसरे नंबर पे उन्होंने एक सर्वर लगा दिया लाइक अ मेल। चौथे नंबर पे एक सर्वर लगा दिया उन्होंने लाइक अ वेब। तो इट्स यूज ऑफ मल्टीपल सर्वर्स, यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल सर्वर्स लगाए हुए हैं। एंड ये सारे के सारे सर्वर जो हैं एक डेडिकेटेड नेटवर्क से कनेक्टेड है। चंदन अपना माइक ऑफ कर लो भाई, मैं वरना मैं बाहर कर दूंगा। मेरे मंजन करने से कोई फायदा नहीं मिला। वो आदमी ऊंचा हाथ करो, ये लो जनाब, ये पैसा ले। नाउ गाइस द ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अब ये सारे के सारे जो नेटवर्क हैं, ये एक मेरे सेंट्रलाइज नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये मेरा एक हो गया डीएमजेड नेटवर्क। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? इन जितने भी मेरे डीएमजेड नेटवर्क्स होंगे, यानी कि जो भी मेरे सर्वर्स होंगे, उन सर्वर्स पे वर्क ग्रुप की जगह लिखा आएगा डोमेन। गॉट इट? उन पे क्या आएगा, डोमेन। और डोमेन के साथ साथ आएगा डोमेन का नेम, लाइक ICCP info.tecstack.com। जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा, उस कंपनी का नाम आएगा। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स है, सर्वर्स जितने भी होंगे, उन सारे के सारे सर्वर्स को, जहां भी सर्वर्स लगे रहते हैं, वो हमारा डीएमजेड डीमोटरलाइज जोन होता है। यानी कि यहाँ पे काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटीज लगाते हैं। यहाँ पर मल्टीपल फायरवॉल्स की लेयर्स हम लगा के रखते हैं, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल हमारे इन्हीं डेडिकेटेड सर्वर्स के थ्रू हो रहा है। और जहां पर क्या है कि अब इस डीमोटरलाइज जोन जिस भी कंपनी का होगा, तो उस कंपनी का कोई ना कोई नाम होगा। यानी कि अब आपको अगर किसी भी सिस्टम को एक्सेस, यानी कि अब दूसरे नंबर पे आती है टीम। दूसरे नंबर पे हमारी टीम आती है, यानी कि पहली टीम अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक एचआर टीम है, देन मेरे पास सेकंड टीम है सेल्स, फिर मेरे पास यहाँ पे एक और टीम है लाइक का रिलेटेड टू डेवलपमेंट। अब हर टीम्स के अपने खुद के 100 200 कंप्यूटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। हर टीम में मेरे पास क्या लगे हुए हैं, मल्टीपल सर्वर्स, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं, दीज ऑल जितने भी मेरे कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं, इट्स यूज। हाँ रोहित, यार सेम ही लिंक से ज्वाइन करो, क्लास स्टार्ट है ऑलरेडी। मैंने भेजा हुआ है सेम ही। हाँ ग्रुप में क्या भेज दो। नाउ गाइस कि यहाँ पर जो आपके यूज होंगे वो आएंगे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यानी कि यहाँ पे जो ओएस यूज होते हैं वो आपके क्लाइंट ओएस होते हैं। यानी कि कंपनी के जो भी इंप्लॉयज होते हैं, उन सभी के सभी एम्प्लॉयज के बाद आपके क्लाइंट ओएस होंगे। यानी कि कोई यहाँ पे विंडो 10 यूज कर रहा है,
सो कोई यहाँ पे विंडो 11 यूज कर रहा होगा। सो कोई यहाँ पे हो सकता है कि लाइनक्स यूज कर रहा हो, कोई यहाँ पे हो सकता है एक्सपी भी यूज कर रहा हो, एनीवन, कोई यहाँ पे विंडो 7 भी यूज कर सकता है, कोई यहाँ पे विंडो 8 भी यूज कर सकता है। तो डिपेंड्स करता है कौन कौन सा यूज कर सकता है। दीज ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारे के सारे क्लाइंट ओएस। आपने कभी भी किसी भी सिस्टम पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं देखे होंगे। आप अपने लाइफ में जितने भी स्टूडेंट से मिलोगे उनके सिस्टम पर यही ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे। कॉर्डिनेट, क्योंकि ये सारे के सारे क्लाइंट हैं, यानी कि जहां पर मेरे कंपनी बैठ के एम्प्लॉय काम करेगा। और बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे जो क्लाइंट ओएस हैं किस नेटवर्क में काम कर रहे हैं? वर्क ग्रुप में। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब है कि मेरे पास अगर 5,000 एम्प्लॉय हैं या 500 एम्प्लॉयज हैं, तो क्या मैं एक एक के सिस्टम पे जाके उनको मैनेज करूंगा? नहीं। तो कंपनी एक सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। तो कंपनी क्या करती है? एक सेंट्रलाइज जोन बनाती है जिसको वी कैन कॉल द डीएम जॉब्स। और कंपनी वहां पे एक सर्वर बनाती है। सर्वर बनाने के बाद नाउ कि ये क्या करेंगे, जितने भी क्लाइंट हमारी टीम्स हैं, ये सारी की सारी टीम्स एक डेडिकेटेड नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होंगे। सो अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती है, तो पहले फेज पे ही आप फंस जाओगे, क्योंकि आपके क्लाइंट कंप्यूटर नॉट कम्युनिकेट विद द सर्वर। अब ये पैरामीटर, अब ये हो सकता है कि ये आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हो सकता है किसी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो, अब ये हो सकता है लाइक का किसी अदर लोकेशन पे हो। करेक्ट, मेरी अदर ब्रांच पे भी हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज मेरे घर पे भी हो सकते हैं, और कुछ एम्प्लॉय मेरी कंपनी के अंदर बैठ के भी काम कर रहे हो सकते हैं। सो इन सब की कनेक्टिविटी प्रोसेस क्या होगा, ये सब आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जो भी साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी क्लाउड के स्टूडेंट्स हैं, जो भी नेटवर्किंग के स्टूडेंट्स हैं। नाउ सब आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कहां पर किस लेवल की हो रही है। अब गाइस, कि जो भी मैंने सर्वर बनाया है, तो अब यहाँ पे एक सर्वर है डीएनएस। तो डीएनएस का मतलब क्या है कि आपको पता है कि हर सिस्टम पे एक आईपी एलोकेट करा जाता है, और हर सिस्टम का अपना एक नेम भी होता है। तो बेसिकली डीएनएस का काम होता है कि हम उस चीज को नाम से एक्सेस कर सकें, क्योंकि आईपी हम लोग याद नहीं रख सकते। तो नेम जो रिजोल्यूशन कराता है वो डीएनएस का काम है, डोमेन नेम सिस्टम, जिसका काम है आईपी टू नेम और नेम टू आईपी। एक ही चीज के मल्टीपल नेमिंग्स हमें अगर बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डीएनएस। आज आप google.com, yahoo.com, facebook.com, XYZ कुछ भी चीज जब भी आप एक्सेस करते हो तो वो सब नाम से एक्सेस करते हो। लेकिन वो सर्विस चल तो सर्वर पे ही रही है। तो वो जो सर्वर पे सर्विस चल रही है, तो आईपी से नेम पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? डीएनएस के थ्रू हो रहा है। सो डीएनएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हैकर सबसे पहले कभी भी अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो डीएनएस को अटैक करेगा। अगर आपका डीएनएस अटैक हो गया तो डीएनएस से आपकी एक्यूरेट मैपिंग पता लग जाएगी कि कौन सा आईपी किस नाम के साथ मैप हो रहा है। क्योंकि अगर कैंडिडेट को आईपी पता लग गया तो इजीली आपके सिस्टम तक पहुंच सकता है। नेम से वो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि नेम तो हम कॉमन नेम भी, सारे के सबका नेम भी कॉमन रख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि डीएनएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। अब डीएनएस क्या प्रोवाइड कराता है? नेम रिजोल्यूशन कराता है। सो डीएनएस इज कॉल्ड अ डोमेन। तो डीएनएस को ही डोमेन बोला जाता है। इज लुक लाइक अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का अगर कभी भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करा जाएगा तो उसमें सबसे पहला जो सर्वर बनेगा वो डीएनएस बनेगा। यानी कि सबसे पहले वी नीड अ कंपनी नेम, कि मेरी जो कंपनीज की रिसोर्सेज हैं वो किस नाम से मार्केट में पब्लिश होंगी या उस नाम को यूज कराएगा। HCL.com, IBM.com। सो गाइस, जब भी आप डीएनएस बनाएंगे तो आपको एक नेम प्लस डॉट कॉम। सो डीएनएस को बोलते हैं हम रूट डोमेन। तो सबसे पहला स्टार्टिंग आता है रूट। अब कंपनीज ने बोला कि मेरे को अपनी एक वेबसाइट भी बनानी है। तो अब कंपनी क्या करेगी? दूसरा सर्वर बनाएगी, अपना वेब सर्वर, जहां पर वो अपनी वेबसाइट। अब कंपनी कहेगी कि मेरी वेबसाइट भी ICCinfotech.com नाम से ही होनी चाहिए। तो दूसरा सर्वर बनाया, वेबसाइट। तीसरा उन्होंने बोला कि मेरी कंपनी को कम्युनिकेशन कराने के लिए मुझे मेल एड्रेस भी चाहिए। तो कंपनी ने फिर से एक और सर्वर बनाया,
मेलिंग सर्वर, जहां से कंपनी की मेल ऑपरेट होंगी, जिसको हम एक्सचेंज सर्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे मेलिंग सर्वर अलग बन रहा है, इसी तरीके से एफटीपी सर्वर अलग बनता है। मेरे पास 100 कंप्यूटर प्रिंटर है तो प्रिंट सर्वर्स अलग बनाते हैं। सो हर काम को करने के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर्स बनाया गया है, जैसे हर काम को करने के लिए डेडिकेटेड टीम लीडर्स, मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स डिसाइन करे गए हैं। इसी तरीके से हर टीम को मैनिपुलेट करने के लिए और हर टीम को मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के अंदर बनाया जाता है। सो ये इसी तरीके से सर्वर्स हैं। अब दूसरा आता है एडीडीएस। अब एडीडीएस का बेसिकली क्या काम है? एडीडीएस का बेसिकली जो काम है वो है आपके इंफ्रा को मैनेज करना। एडीडीएस का क्या काम है? एडीडीएस का बेसिकली काम है जो आपकी टीम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस पूरे के पूरे टीम डिस्ट्रीब्यूशंस को एडीडीएस मैनेज करता है। इज लुक लाइक का कि डीएनएस इज लाइक अ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लाइक अ एडीडीएस। गॉट इट द पॉइंट्स? अब एडीडीएस का मतलब है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, यानी कि अब मेरा कोई भी एम्प्लॉय जब ज्वाइन होगा तो उस एम्प्लॉयज की एक आईडी वो क्रिएट करेगा। आईडी क्रिएट होगी, अब वो होगा किस टीम का है, उसके अकॉर्डिंग उस टीम्स की रिस्ट्रिक्शंस उसको दी जाएंगी। भाई वो एचआर टीम, और एचआर टीम्स की हमने एक प्रोफाइल बना रखी है कि इस यूजर में, इस प्रोफाइल के अंदर जो यूजर काम करेगा वो ये काम कर सकता है, उसको ये परमिशंस होनी चाहिए। सो सारा का सारा काम होगा। दूसरा कि उसका डेटा कहां पर जाना चाहिए। एचआर वाला जो अपने सिस्टम पे काम करेगा तो उसका डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, उसका डेटा लाइक इसी सिस्टम पे रहना चाहिए या किसी अदर लोकेशन पे। तो इसके आगे की और भी लेयर आती है। ये आपका डीएमजेड बना है, इसी के साथ हमारे पास हम एक और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को वी कैन कॉल द सेन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। द स्टोरेज एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टोरेजेस, जहां पर हमारे मल्टीपल स्टोरेजेस लगे रहते हैं। कि नाउ कि हमारा जो भी डेटा है वो इस डेडिकेटेड लोकेशन पे जाना चाहिए। कि यूजर अगर कोई भी काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई भी वेबसाइट से कोई वीडियोस अपलोड हो रही हैं, डाउनलोड हो रही हैं, तो वो सिस्टम सर्वर्स पे नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें कहाँ पे जानी चाहिए? इस डेडिकेटेड स्टोरेज पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर सर्वर पे डेटा रहेगा, सर्वर क्रैश करा तो मेरा डेटा भी लॉस हो जाएगा। तो डेटा किसी अदर लोकेशन पे हमने रखा हुआ है। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे सर्वर इज अवेलेबल इन इंडिया, और मैं कहता हूं मेरा जो डेटा है वो मेरा यूएस के अंदर जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी लोकेशन को, और यहाँ पे पूरे के पूरे प्रोसेस में आपका नेटवर्किंग का काम है। जब तक कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा, जब तक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट, पब्लिक प्राइवेट राउटिंग वगैरह ये सारी चीजें आपको नहीं आती हैं, आप इनकी कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। अब जब भी एडीडीएस की बात आ रही है, तो एडीडीएस का बेसिकली रोल क्या है? तो बेसिक एडीडीएस का रोल क्या है कि हमारे जो भी कंपनीज के यूजर्स हैं, हमारी कंपनीज की जो टीम्स हैं, उनको जब भी मैनेज करा जाएगा तो वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के थ्रू। एक्टिव डायरेक्टरी ही आपके क्या बनेगा? ईमेल आईडीज क्रिएट करके देगा। ईमेल आईडी की लाइक कोई भी मेरा यूजर, अगर कोई भी कंपनी का यूजर बनाऊंगा तो उसकी ईमेल आईडीज अपने आप हो जाएगी। लाइक मैं बात करता हूँ sandeep@iccpinfotech.com। फिर उसको एक मेलिंग सर्वर असाइन करूंगा कि आपकी जो मेलिंग कंट्रोल्स है वो इस वाले सर्वर से होंगी। मेरे पास ये, मैंने सिर्फ आपकी आईडी क्रिएट करी है, बट आपका अकाउंट मैं वहां पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। आपके सारा मेल से रिकॉर्डेड मेल्स का बैकअप वगैरह वो सब उस वाले सर्वर पे मिलेगा। सो हर किसी का अपना एक एक काम क्या हो रखा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है। अगर वो सारी की सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, नाउ कि अब जो भी मशीन्स आपके सर्वर से कनेक्ट होगी, यानी कि सर्वर का मतलब है डोमेन से, एडीडीएस। सो गाइस यहां पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मैंडेटरी है। अगर इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है तो कोई भी कंपनी का सिस्टम यहां से कनेक्ट हो ही नहीं सकता है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, ऐड क्लाइंट मशीन, सो दिस इज अ क्लाइंट ओएस, यानी कि इनको हम क्लाइंट मशीन बोलते हैं और इनको हम सर्वर्स बोलते हैं। इसी को क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। तो व्हेन कि आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट क्लाइंट पीसी, क्लाइंट पीसी भी इसको बोलते हैं, क्लाइंट पीसी विद सर्वर। इट्स कन्वर्ट वर्क ग्रुप टू डोमेन। जैसे ही आप सर्वर के साथ अपनी क्लाइंट पीसी को कनेक्ट करेंगे
सो वहां पर आपका अभी जो वर्क ग्रुप लिखा रहा था, उस वर्क ग्रुप की जगह क्या लिखा जाएगा, डोमेन लिखा जाएगा। और देन उस डोमेन के आगे क्या हो जाएगा, आपका उस डोमेन का नेम लिखा जाएगा, लाइक ICCP infotech.com, कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो है वो इस डेडिकेटेड डोमेन के साथ कनेक्ट करा। अब ये क्या है कि अब कंपनीज इसको और भी क्या करती है, कंपनीज इसको और एक्सपेंड करती है। कंपनी कभी कभार क्या करती है कि कंपनी कहती है कि हम लोग एक सेट, तीन मेरी टीम से, तो तीन का तीन डेटा यहां पर आ रहा है। कंपनी इसको सब डोमेन्स में भी डिवाइड कर सकती है। लाइक उन्होंने क्या करा, यहाँ के लिए एक अलग सर्वर बना दिया, यहाँ के लिए एक सर्वर बना दिया, और यहाँ के लिए एक सर्वर बना दिया, कि भाई इनका डेटा यहाँ आएगा और यहाँ से सर्वर पे जाएगा। सो अब क्या है कि अगर आप कनेक्ट है ICCP, यानी कि इस सिस्टम का नेम है, लाइक सपोज करो राज। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा राज। और इस सर्वर का नाम, लाइक आई एम जस्ट मेंशन कि ये जो मेरा सर्वर है, इसका नाम मैं कर रहा हूं, दिस इज HR सर्वर। ये मेरा HR का सर्वर है, ये मेरा सेल्स का सर्वर है, एंड ये मेरे डेवलपमेंट का सर्वर है। मेरे पास यहाँ पे एक राज यूजर बैठा हुआ है, यहाँ पे भी एक राज नाम का यूजर बैठा हुआ है, यहाँ पे भी सेम ही नाम के यूजर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है लाइक राज डॉट ICCP info TECSTech.com, या आपके पास लिखा आ रहा है सिंपल सा राज HR.ICCP.com, या raj.sales.ICCPinfotech.com, या raj.developer.ICCPinfotech.com। तो यहां पर एक ही राज है, यानी कि अगर ICCP आ रहा है तो आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जाएगी। HR आ रहा है तो यानी कि आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जाएगी। सेल्स आ रहा है तो आपकी रिक्वेस्ट यहां पर जाएगी, और ये आ रहा है तो यहां पर रिक्वेस्ट जाएगी। सो यहां पर क्या है कि यही कि आपकी ईमेल आईडी भी मिलेगी, raj@HR.ICCPinfotech.com, या raj@, अब हमारे पास आता है कि हम डेडिकेटेड किस पर्टिकुलर लोकेशन से अपना एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। सो हमारा जो भी मेल आईडीज होती है तो हम अपने सब पेरेंट डोमेन से लेते हैं, जो कि हमारा पेरेंट है ICCPinfotech.com। लेकिन जब भी यूजर्स की करेंगे तो इन सारे के सारे सिस्टम पे क्या आएगा, डोमेन। और डोमेन के साथ अगर वो HR सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा HR लिखा हुआ, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो राज है ये HR टीम का मेंबर है। गॉट इट, क्योंकि राज नाम से मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं ना। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि उसका डोमेन भी उसके साथ, तो उसके सिस्टम पे आएगा, और इसी हिसाब से मेरे पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा। अब यहां पर एक और सर्वर्स हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिस सर्वर्स को वी कैन कॉल इन DHCP। यहां पर हम एक और सर्वर्स बनाते हैं DHCP की, भाई मेरी कंपनी के अंदर 5,000 एम्प्लॉयज हैं, तो 5,000 एम्प्लॉयज को IP एलोकेट करना है। सो IP एलोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DHCP सर्वर्स बनाते हैं, कि जितनी भी टीम्स हैं, कोई भी बंदा अगर मेरे नेटवर्क से आके कनेक्ट होगा तो उन सभी को IP ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। सो गाइस, जब भी आप अपने रिज्यूम्स बनाते हैं, सो लाइक का व्हाट इज क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ इट्स वर्क, व्हाट इज वर्क ग्रुप्स, ये आपके मेंशन होना चाहिए। व्हाट इज DMZ, DMZ क्या है, यूज क्या है, DNS सर्विस, ADDS सर्विस, मेल सर्वर्स, वेब सर्वर, DHCP सर्वर्स, इनके बारे में एटलीस्ट DNS, ADDS और DHCP इनके बारे में आपके रिज्यूम में मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं है सो यू आर अगेन फेसिंग द प्रॉब्लम। और ये सारी की सारी सर्विसेज, ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं आपकी दोनों जगह काम करेंगी। ये सर्विसेज आपकी काम करेंगी आपके लाइक लाइनक्स पे भी काम करेंगी, कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से वहां पर ये सारी सर्विसेज चलते हैं। चाहे आप लिनक्स के करें तो लिनक्स पे भी DNS होता है, वहां पे भी डोमेन सर्विसेज होती हैं, वहां पे भी DHCP कॉन्फ़िगरेशन होता है, लिनक्स पे भी वेब सर्वर्स बनता है, लिनक्स पे भी मेलिंग बनता है। और कंपनी अगर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यूज कर रही है तो माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं ना कि सर सर्वर पे हम काम क्या करेंगे। तो गैस, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, एक होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद अब आगे का रोल क्या है। तो ये इससे आगे का रोल है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो गैस वेट करिए, मैं अभी आता हूं। सिंपल सा है कि अब साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग वालों की बात करते हैं, सब मेलिंग आते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे ISP, मेरी कंपनी ने इंटरनेट भी लिया हुआ है। जब इंटरनेट भी लिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
मल्टीपल फायरवॉल्स की लेयर्स भी बनाएंगे। यहां पर हम मल्टीपल फायरवॉल्स की लेयर्स भी बनाएंगे अपनी। अब मेरा जो ट्रैफिक, अब यहाँ पे आउटसाइडर हैं जो कि बैठे हुए, क्योंकि ये तो मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, ये मेरे कंपनी के सर्वर, लेकिन यहाँ पे आउटसाइडर भी तो बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि जो मेरी मेल आईडी है, मेरी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, या कोई मुझे मेल कर रहा है, हो सकता है कोई मेरे पास अटैक भी कर रहा हो। तो जब अटैकर अटैक करेगा तो सीधी सी बात है, वो डोमेन पे अटैक कर सकता है, वो डीएनएस पे अटैक कर सकता है, वो वेब सर्वर पे अटैक कर सकता है, वो मेलिंग सर्वर पे भी अटैक कर सकता है। हो सकता है वो आपके स्टोरेज पे जाने की कोशिश करे। दूसरा, अगर यहां से नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, वो आपके एम्प्लॉय के सिस्टम्स को अटैक करेगा, एम्प्लॉय के थ्रू फिर आने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज का सिनेरियो है। यही चीज मूव हुई है क्लाउड पर। तो गाइस, आपको अगर एक एक्सपर्ट बनना है और इंडस्ट्री में जॉब चाहिए तो आपकी ये सारी चीजें टिप्स पर होनी चाहिए। और इन सब का बैकबोन नेटवर्किंग ही है। नेटवर्किंग क्लियर नहीं है तो आप लोग लैब करना तो सीख जाओगे, लेकिन ट्रबल शूटिंग नहीं होगी, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी आएगी नहीं। जब यहां से यहाँ की कनेक्टिविटी नहीं है तो ये सिस्टम इसके साथ कनेक्ट ही नहीं होगा। कनेक्ट नहीं होगा तो इनके बीच में किसी टाइप का कम्युनिकेशन। अब अगर यहां पर मैंने ये यूजर बना दिया तो जब तक मेरा सर्वर ऑन नहीं होगा ये सिस्टम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में आपने जाके देखा होगा कि सर्वर डाउन है, अभी हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो सर्वर का मतलब है कि इसका कंट्रोल पैनल पहले बैकएंड से स्टार्ट होगा, तभी आगे का पूरा काम है। अब जो एडमिन टीम, सर्वर टीम्स होती है, नेटवर्क टीम्स है, नेटवर्क डाउन हुआ तो इन सबका कम्युनिकेशन रुक जाएगा, और सर्वर डाउन हुआ तो भी इन सबका कम्युनिकेशन रुक जाएगा। स्टोरेज डाउन हुआ तो भी सारा कम्युनिकेशन रुक जाएगा। मेलिंग सर्वर डाउन हुआ तो मेल नहीं चलेंगी, वेब सर्वर डाउन हुआ वेबसाइट नहीं चलेंगी। तो इस पूरे के पूरे इंफ्रा को मेंटेन करने के लिए टीम चाहिए होती है, इंजीनियर चाहिए होती हैं, तभी इतनी ज्यादा सैलरी पे करी जाती है आईटी वालों को, क्योंकि उनका काम नहीं दिखता। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ करोड़ों यूजर्स डेली मेल कर रहे हैं, सो अगर 1 घंटे के लिए भी डाउन हुआ या 5-10 मिनट के लिए भी सर्वर डाउन हुआ तो कितना मैश बन जाएगा। किसी का ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, सर्वर रुक गया तो ऑनलाइन एग्जाम ही रुक जाएगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। 20 लाख लोग हैं, 1-1 हजार रुपए देके उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स के फॉर्म भरे हुए हैं, सडनली ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं हो तो 20 लाख मल्टीप्लाई 1000, कैलकुलेट कर लो कितने करोड़ रुपए हो गए। प्लस उस सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी चीज को ऑर्गेनाइज करने का, वो सब अलग। तो काफी सारा लॉस होता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डाउन होता है। तो यहां पर अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लिनक्स को। हमें जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो लिनक्स भी क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर लिनक्स की टर्म्स की हम बात करते हैं, लिनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स हाइब्रिड ऑपरेटिंग systems provide more security and fast communication because its work 99% CLI, क्योंकि ये 99% CLI इंटरफेस पे काम करता है, यानी कि GUI इसके अंदर हम यूज नहीं करते। इस पे अगर आप काम करेंगे तो 99% हम इसका CLI का यूज करते हैं। सो अब ग्राफिक ना होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, फास्ट हो गया है, यानी कि ये विंडोज से 10 टाइम फास्ट है। दूसरा, मोर सिक्योरिटी है इसके अंदर, काफी ज्यादा सिक्योर, क्योंकि ग्राफिक को इजीली चीजों को हमें पता लग जाता है कहां पे, बट यहां पे हमें पूरा का पूरा पाथ बनाना पड़ता है। तो लिनक्स इसलिए मोर सिक्योर है, हमारे विंडोज से लिनक्स सबसे ज्यादा सिक्योर है। दूसरे पॉइंट की ओपन सोर्स का मतलब है कि ये आपका फ्री है, आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं से भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ये कंप्लीटली क्या है, फ्री है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको हमारे से सपोर्ट चाहिए तो यू कैन पे, आपको सपोर्ट का पैसा पे करना पड़ेगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है आपका।
तो दिस हाइब्रिड का मतलब है इट्स वर्क एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर। ये दोनों तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करता है, काम करता है। दूसरा, लिनक्स इज अ कलेक्शन ऑफ, लिनक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज। तो लिनक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज, यानी कि लिनक्स कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज का मतलब है फोल्डर्स। लिनक्स के अंदर से आपके फोल्डर्स होते हैं, यानी कि आप विंडोज में हम उनको फोल्डर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, डायरेक्टरीज होते हैं। सो जिस तरीके से लाइक विंडोज के अंदर लाइक कि अगर हम बात करते हैं कि आपका कोई भी विंडोज है, लाइक दिस इज माय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल एंड आई एम जस्ट गो टू द डिस्क मैनेजमेंट, आई एम जस्ट गो टू द आई एम जस्ट गो टू द हेयर। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पार्टीशंस हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। सो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पार्टीशंस बने हुए, बट सेम एज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लिनक्स, तो लिनक्स में सच एज कोई पार्टीशंस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टरीज कोई पार्टीशन बोला जाता है। तो यहाँ पर सच एज कोई पार्टीशंस नहीं है, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आपकी अलग अलग मल्टीपल डायरेक्टरीज होंगी, यहाँ पे होती है मल्टीपल डायरेक्टरीज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्टरी का क्या रोल है। यानी कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, कोई फोल्डर बना रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई सीडी रोम से कॉपी कर रहे हैं, कोई पेन ड्राइव लगा रहे हैं, सो उस चीज से रिलेटेड डेटा आपका कहां पर जाएगा बाय डिफॉल्ट। सबसे पहला होता है डिफॉल्ट लोकेशंस, गॉट इट। कि हर घर में एक क्या होता है, एक कहते हैं ना, एक ड्राइंग रूम बना रहता है, या गांव में हम उसको बैठक बोलते हैं, कि भाई सबसे पहले बंदा आएगा तो हम उसको ड्राइंग रूम में बिठाएंगे। तो वो एक प्री डिफाइंड लोकेशन हमने पहले ही घर पे गेस्ट के लिए बनाई हुई है, कि अगर कोई गेस्ट आएगा तो वो यहाँ पर बैठेगा, उसके बाद बैठ रहा है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि चलो फैमिली मेंबर है तो हम उसको अंदर ले जाते हैं। तो एक डिफॉल्ट लोकेशन है। सो एटलीस्ट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लिनक्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल डायरेक्टरीज होती है, लाइक ईटीसी डायरेक्टरीज होती हैं, यहाँ पे लाइक अ डेव डायरेक्टरीज होती है, यहाँ पे लाइक अ टेम्प डायरेक्टरी होती है, यहाँ पे लाइक अ होम डायरेक्टरीज होती हैं। तो जो डिफॉल्ट डायरेक्टरीज है उन डायरेक्टरीज का यूज किया है, और अगर हम कुछ भी लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो वो डेटा कहां पर जाएगा। नाउ कि ये क्या इज अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज, तो यहाँ पे जो डेटा होता है डायरेक्टरीज में सेव होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हर डायरेक्टरी का अपना रोल क्या है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है तो आपको अगर उसकी जगह पता होगी तो आप चेंज कर पाओगे। अदरवाइज क्या है, आप उसको ढूंढोगे। आपका मोबाइल फोन कहाँ रखा हुआ है अगर आपको पता होता है तो सुबह आप वहीं से उठाते हैं, लेकिन आपने जहां रखा है वहां की जगह कोई उठा के दूसरी जगह रख दे तो आप फिर पूरे घर में ढूंढोगे या मेरा मोबाइल कहाँ गया, क्योंकि आपको उसकी एक्यूरेट लोकेशंस नहीं पता है। सो अगर यहाँ पे आपको उसकी एक्यूरेट लोकेशंस पता है तो आप इजीली चीजें लिनक्स पे काम कर पाएंगे। क्योंकि लिनक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि यहाँ पर आपको अपनी एक्यूरेट लोकेशंस याद रखनी पड़ेगी, और अगर एक्यूरेट लोकेशन याद नहीं रखी तो वो आप नहीं कर पाएंगे। सो मोड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कि लिनक्स सिक्योर तो है, इसके अलावा ये हमारे डीएमजेड यानी कि हैकर्स जो हैं वो भी हमारे इस लिनक्स का यूज करते हैं, क्योंकि इनबिल्ट काफी सारे टूल्स आते हैं जो लिनक्स सपोर्टेड हैं। डेवऑप्स आपका लिनक्स पे काम करता है। आपके जितने भी गेटवेज हैं, राउटर स्विचेस, वो भी आपका लिनक्स बेस्ड ही है। तो सारा का सारा काम कमांड्स पे होता है। आप लोगों को टफ क्यों लगता है, आपको सीसीएनए टफ क्यों लगता है, आपको लाइक का कोडिंग टफ क्यों लगती है, इसका रीजन है कि आप लोग ग्राफिक यूजर यानी कि जीयूआई पे काम करते हो, जहां पर माउस चलता है टिक 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 करने में। तो वो आपको आसान लगता है रेदर देन कमांड से काम करना, क्योंकि कमांड्स में आपको याद रखना पड़ेगा और वहां पे इमेज कैप्चर हो जाती है। तो आप जब कहते हैं इमेज खोल के आती है तो आपको पता लग जाता है, तो वहां पे ढूंढेंगे तो वहां पे वो टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा आपको हेल्प नहीं मिलती। यहाँ पे जो भी आपके माइंड में होना चाहिए और आपको वो डेडिकेटेड टाइप करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग गेटवे पे या राउटिंग में प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाते, क्योंकि कमांड्स याद करनी पड़ेंगी। आईपीस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आईपीस भी याद रखने पड़ेंगे। सो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यही है। सो अगर आपको क्लाउड, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग्स में जाना है
तो आपको सबसे पहली बात है, जितनी जल्दी विंडोज को अपने लैपटॉप से रिमूव कर देंगे उतना जल्दी बेस्ट है। क्योंकि विंडोज जब तक आप यूज करेंगे, जब तक ना तो आप नेटवर्किंग पे इंजीनियर बन पाओगे, ना ही क्लाउड के, ना ही डेवऑप्स के। क्योंकि विंडोज ग्राफिक यूजर है, अगर आप उसका सीएलआई यूज करते हैं, यानी कि कमांड्स के थ्रू सारी चीजें आनी, तो आपको कोडिंग भी आ जाएगी, आपको स्क्रिप्टिंग भी आ जाएगी, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप जब तक विंडोज पे काम करेंगे तो भैया माउस जब तक लेके टिक 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 करते रहेंगे तो कुछ। लिनक्स में तो माउस भी नहीं चलता है हमारा, वहां तो हमारा एरो की से काम होता है। सो गाइस, दूसरा, कि जो लिनक्स है वो हमारे सपोर्ट करता है आरपीएम पैकेट्स। लिनक्स सपोर्ट आरपीएम पैकेजेस भी। आरपीएम पैकेजेस का मतलब है कि जब भी आप विंडोज पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो उसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट ई होता है। उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ई। यहां पर अगर आप लिनक्स में आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उसका एक्सटेंशन डॉट आरपीएम होना चाहिए। यानी कि क्रोम इंस्टॉल कर रहे हो तो डॉट आरपीएम, मीडिया प्लेयर कर रहे हो तो डॉट आरपीएम। सो अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उसका एक्सटेंशन डॉट आरपीएम होना चाहिए। सो आपने क्या करा, आपने क्रोम डाउनलोड करा हुआ है, अब आप कह रहे हैं सर लिनक्स पे क्रोम इंस्टॉल कर रहा हूं, वो कह रहा है इट्स नॉट सपोर्टेड। तो सीधी सी बात है भाई, आपकी गाड़ी अगर सीएनजी वाली है, आप पेट्रोल पंप पे लेके जाओगे तो पेट्रोल उसमें नहीं जाएगा। तो पहले तो आपको अपनी गाड़ी का फंक्शन पता होना चाहिए कि भाई मेरी गाड़ी किस चीज को सपोर्ट करती है, उसी के अकॉर्डिंग से आपको उसको लेके जाना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या है, लिनक्स सपोर्ट द आरपीएम पैकेजेस। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके कुछ पैरामीटर्स हैं कि सबसे पहले कि लिनक्स इज द कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज एंड मैनी सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन अ मार्केट। मैनी Linux service providers provide Linux services such as Red Hat। तो सबसे पहले आपके पास आता है Red Hat। सो Red Hat क्या है गाइस? Red Hat इज अ प्राइमरी। उसके बाद फिडोरा। फिडोरा भी आपका लिनक्स है। उबंटू भी आपका लिनक्स है। सेंटोस भी आपका लिनक्स है। डेबिन भी आपका लिनक्स है। DBIN देख लेना। उसके बाद आपके पास Amazon लिनक्स। Amazon ने भी अपना लिनक्स बनाया हुआ है। सूजे लिनक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। अब कंपनी कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है, वो तभी पॉसिबल है कि अगर आप लिनक्स सीख रहे हैं, तो अगर मैं एक करा रहा हूं तो आपको पैरेलली दो और करने चाहिए। अगर आप जाते हैं तो मैं कहूंगा कि रेड हैट, उबंटू, amazon लिनक्स, ये तीन सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं जो यूज होते हैं। नाउ ऑल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज 80% सेम कमांड। मैंने 10% कम कर दिया है, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था आज। मैं 95% कह सकता हूं। ना द ऑल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज 80% सेम कमांड। आप अगर 80 कह रहा हूं, 60% भी अगर सारे लिनक्स कर लोगे तो लिनक्स पे काम करना आ जाएगा, 50% भी कर लोगे तो सारे लिनक्स पे काम करना आ जाएगा। तो क्या सिंपल सा है कि आपका जो लिनक्स, आप एक कोई भी लिनक्स सीख लो, आप सेम चीजें जाके दूसरे लिनक्स को इंस्टॉल करो, उस पर ट्राई तो करो, आपको खुद पता लग जाएगा। अब आप कह रहे हैं उबंटू, अब यहाँ पे टच से कमांड फाइल बन रही है, अब आप उबंटू पे जा रहे हैं, वहां पे टच कमांड नहीं चल रही, तो टाइप करो हाउ टू क्रिएट फाइल्स इन उबंटू, वो आपको कमांड दे देगा, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, आप रेडिट पे यम से इंस्टॉल कर रहे हो, उबंटू पे यम नहीं चलता, तो हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन उबंटू लिनक्स, वो आपको दे देगा, एपीटी गेट यूज करो या DIF डिफ यूज करो। अगर आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं तो कहीं पे डब्ल्यू गेट से डाउनलोड होता है, नहीं चल रही है दूसरे लिनक्स पे, क्या आएगा, तो वो आपको कर्ल कमांड दे देगा। सो आपको इस तरीके से डिफरेंस पता लगेगा कि पहले आप एक लाइनक्स पे करो सेम कमांड को दूसरे लाइनक्स पे कराओ, चल गई तो सेम है,
नहीं चली तो उसका डिफरेंस ढूंढो और उस कमांड्स को नोट डाउन करो। सो इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एक और लाइनेक्स यूज होता है, काली लिनक्स। देखिए ऐसा नहीं है कि जो काम काली लिनक्स पे होता है वो इन लिनक्स पे नहीं हो सकता है, वो सारा काम इन लिनक्स पे भी हो सकता है। बट काली लिनक्स इज अ इनबिल्ट फीचर्स, वो काफी सारे इनबिल्ट फीचर्स हैं, इसलिए उसको बेसिकली सिक्योरिटी के लिए या अटैकर्स यूज करते हैं कि उसके अंदर काफी सारे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो हमें बाहर से खरीदने नहीं पड़ते, परचेज नहीं करने पड़ते। तो कहीं ना कहीं कंपनीज की क्या हो जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इसका यही है कि आप एक लैपटॉप लेने जा रहे हैं जहां पे सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं और यहाँ पर नहीं करने पड़ रहे। सो गाइज दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लिनक्स। कल वी हैव इंस्टॉल की मैं कल लिनक्स के बारे में बताऊंगा और हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। काली लिनक्स गोरी लिनक्स सब पढ़ेंगे, टेंशन मत ले, दोनों ही मैं बताऊंगा। सो चलिए गाइज, थैंक यू। सो आज के लिए इतना काफी है, यस इनफ सर। है तो ठीक है, वरना चलिए गाइज, थैंक यू।